जय हिंद साथियों, देखिए आपका आज बीपीएससी शिक्षक भर्ती में क्लास 11-12 का आपका रिजल्ट जारी कर दिया है। तो आप लोग देखे होंगे कि 11-12 में आपका बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया है। यानी जो भी स्टूडेंट क्वालिफाई किए थे, यानी जो मिनिमम मार्क्स है वो क्वालिफाई किए थे, सभी का रिजल्ट आपको जारी किया है। देखिए आपका इसका कारण है कि क्लास 11-12 में आपका यानी स्टूडेंट बहुत कम था। यानी जितने भी आपका सीट खाली है, सीट था यानी आपका वैकेंसी था, उससे भी कम स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई किए थे। तो स्वाभाविक है कि आपका यानी मैक्सिमम स्टूडेंट का रिजल्ट होगा। तो जो भी स्टूडेंट क्वालिफाई किए थे सभी का आपका इसमें रिजल्ट हो गया है। हालांकि कुछ सीट आपका खाली भी रह गया जो आपका अभी नेक्स्ट वैकेंसी में आएगी। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका क्वालिफाई मार्क्स पर आपको सबका रिजल्ट हो गया है। देखिए आपका अभी क्लास 9 to 10 का रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन इसका भी उम्मीद है कि कल तक आपका इसका भी रिजल्ट आ जाएगा। और देखिए 9 to 10 में भी देखिएगा आपका इसी तरह से रिजल्ट आएंगे, यानी मैक्सिमम स्टूडेंट आपका पास होगा, क्योंकि इसमें भी आपका स्टूडेंट बहुत कम था। यानी 9 to 10 में भी स्टूडेंट कम था, इसलिए आपका इसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट क्वालिफाई कर रहे हैं आपका, तो इस सभी का इसमें रिजल्ट आपको आ जाएंगे। ठीक है, बच जाएगा आपका 1 to 5 का। तो 1 to 5 का रिजल्ट अभी आपका नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि बीएड के लेकर अभी इसमें यानी कुछ आपका विलम्ब होगा 1 to 5 में। तो 1 to 5 का रिजल्ट देखिएगा जब भी आएगा तो उसमें आपका कट ऑफ जाएगा अधिक, क्योंकि 1 to 5 में स्टूडेंट अधिक है, यही कारण आपका। तो अब देखिए, अब जो स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट है आपका क्लास 9 to 10 के लिए, तो वो सोचेंगे कि क्या हम लोग को भी यानी क्वालिफाई मार्क्स यदि हम लोग भी ला लेते हैं अगले बार, तो हम लोग भी पास हो जाएंगे। तो ये आप भ्रम में मत रहिए। आपका देखिए ऐसा नहीं होगा कि आप क्वालिफाई मार्क्स पास करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि देखिए इस बार आपका स्टेट का STT का जो पेपर हुआ है, इसमें आपका बहुत सारे स्टूडेंट पास किया है। अब जब इस बार इतना स्टूडेंट पास किया है तो सब तो फॉर्म अप्लाई करेंगे, और जब सब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो कंपटीशन बढ़ेंगे ही। तो मेन कारण ये है। देखिए इस बार कट ऑफ कम क्यों गया, इसका कारण ये है क्योंकि स्टेट आपका बहुत पहले हुआ था, अभी आपका रिसेंटली STT का पेपर हुआ है। तो STT का आप देखे होंगे कि 90% रिजल्ट दिया है, तो बहुत सारे स्टूडेंट आपका STT पास है। तो जब सब स्टूडेंट पास है तो सब स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो जब अप्लाई करेंगे तो आपका इस बार 9 to 10 में भी और आपका 11-12 में भी आपका यानी कट ऑफ अधिक जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इस बार भी आपको यदि क्वालिफाई कर जाते हैं सीधे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। इसीलिए आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। तो इसीलिए आज आप लोग के लिए हम बीपीएससी शिक्षक भर्ती में जो आपका पेपर पूछा गया है, देखिए आपका माध्यमिक में यानी सामाजिक विज्ञान में जो आपका इस बार पेपर हुआ है, इसका चलिए हम आज सोल्व करने वाले हैं। देखिए आपका आज हम इसमें आपका जो हिस्ट्री, ध्यान दीजिए, हिस्ट्री और पॉलिटी से जो आपका क्वेश्चन आया था इसको हम आज हल करेंगे। ठीक है, और आपका नेक्स्ट वीडियो में यानी आपका कल के वीडियो में हम ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमिक्स से जो क्वेश्चन पूछा गया था उसे हल करेंगे। तो आज हम पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हिस्ट्री और पॉलिटी से। तो इससे आप ज़रूर बनाइए। ठीक है, इससे आप ज़रूर बनाइए। इसे सॉल्व करने से एक फ़ायदा यह होगा कि आपको पता चलेगा कि बीपीएससी में आपका किस तरह का क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका हिस्ट्री से स्टार्ट है, आपका देख सकते हैं पार्ट यानी भाग 1 में आपका हिस्ट्री है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसकी पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था। तो ये आपका कालीबंगा जो आपका राजस्थान में है, तो ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का सेकेंड है, क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त नतर्क की मूर्ति किस धातु से बनी थी। ये आपका यानी कांस्य धातु से बनी थी। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आपका सी होगा। ठीक, क्वेश्चन देखिए आपका थर्ड है, क्वेश्चन थर्ड है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर की पूजा के प्रमाण मिले हैं। तो कुंवरदार बैल की यानी पूजा की जाती थी आपका सिंधु घाटी सभ्यता में, इसके भी प्रमाण मिले हैं। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन आपका ए होगा। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त का संकलन है। देखिए आपका ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। अब देखिए 1028 आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इनसे क्या होगा आपका ऑप्शन ए होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको देखिए क्वेश्चन इजी है, लेकिन आप गलती कर सकते हैं क्योंकि ये डाटा है। आपको मान लीजिए डाटा नहीं याद है, 1028 है, अब मान लीजिए आपको याद है कि 10 से 20 के आसपास होगा, तो आप ऑप्शन ए भी मार सकते हैं। तो आपको करेक्ट डाटा याद रहना होगा, याद करना पड़ेगा आपको, तभी आप सही कर सकते हैं। तो 1028 सूक्त है, इसीलिए आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन ए होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन है किराता नुर्जी किसने लिखा था। देखिए यह लिखा है भड़ावी ने, किसने, भड़ावी ने लिखा है। तो आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए क्या होगा ऑप्शन ई होगा,
उपयुक्त में से कोई नहीं। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन सिंपल ही है, लेकिन आपका इस ऑप्शन में कहीं भी इसके यानी लेखक का नाम नहीं दिया है। तो ऐसा ही क्वेश्चन आपसे यानी गलत हो सकता है, इसीलिए आपको आसान से आसान क्वेश्चन को आपको ध्यान से बनाना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 6 है। देखिए क्वेश्चन आपका 6 है कि वैदिक काल में प्रयुक्त पूर्व का अर्थ क्या है। वैदिक काल में प्रयुक्त पूर्व का अर्थ क्या है, जिसका अर्थ होता था दुर्ग। ठीक है, ऑप्शन आपका ए होगा। क्वेश्चन आपका 7 है। क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में तक्षण क्या है, ऋग्वेद में तक्षण किसे कहते थे। तो देखिए उसमें बढ़ई को कहते थे, किसको, बढ़ई को तक्षण कहते थे। ठीक है, ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन आपका 8 है कि मौर्यकालीन काकनी किस धातु के बने सिक्के होते थे। यानी मौर्यकाल में काकनी किस धातु से बने सिक्के होते थे, तो ये तांबा से बने सिक्के होते थे। ठीक है, ऑप्शन आपका ए होगा। क्वेश्चन आपका 9 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 9 है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया था। तो आपको पता होना चाहिए कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी ने स्थापित किया था। लिच्छवी वंश ने स्थापित किया था। अब देखिए किसी भी ऑप्शन में है लिच्छवी नहीं है, आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन ई होगा। तो अभी तक अब हम 9 क्वेश्चन बनाए हैं, और 9 क्वेश्चन बनाए तो उसमें से आपका अभी तक में 3 क्वेश्चन ऐसा आ गया है कि जिसका आंसर ई है। यानी 9 क्वेश्चन ही अभी तक बनाए हैं जिसमें आपका 3 क्वेश्चन आ गया जिसका आंसर क्या है, ई है। तो आपका देखिए बीपीएससी एग्जाम में ऑप्शन ई ऐसा होता है जो आपको मार्क्स कम कर देते हैं। तो इसीलिए आपको 100% याद रहेगा, तभी आप ऑप्शन ई लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं आपको अभी से तैयारी करना आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट होगा तो आपको समय देगा नहीं, तुरंत आपका एग्जाम डेट दे देगा। इसीलिए कहते हैं आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आपका 10 है। क्वेश्चन 10 है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन देखिए आसानी है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अध्याय में बांटा हुआ है। तो ये आपका 15 अध्याय में बांटा है। कितने है, 15 अध्याय में बांटा हुआ है। तो आप देखिए 14 है, 12 है, 11 है, 15 नहीं है। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन ई होगा। तो आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चन का आपका ऑप्शन ई है, तो आपको संभल कर क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होगा। ठीक है, तो याद रखिए 15 होगा, ऑप्शन ई होगा। ठीक, नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किससे नियुक्त किया था। तो ये क्या था आपका, मलिक जानी को। किसे, मलिक जानी को नियुक्त किया था। अब देखिए मलिक जानी किसी भी ऑप्शन में नहीं है, यानी इसका भी आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन ई होगा। तो आपका लगातार यहाँ मिल गया आपका 3 क्वेश्चन जिसका आंसर क्या है, ऑप्शन ई है। तो यही आपका ऑप्शन ई ही बहुत सारे स्टूडेंट को यानी नंबर घटा दिया है, तो इसीलिए आपको ऑप्शन ई पर विशेष रूप से ध्यान देना है। क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था। तो ये था आपका रांची, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 13 है। क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में बिहार के नेता कौन थे। ये सबको पता होगा कि वीर कुंवर सिंह थे। कौन थे, वीर कुंवर सिंह थे। तो आप देखिए किसी भी ऑप्शन में नहीं है, वीर कुंवर सिंह का नाम किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ई होगा, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा आपसे पूरे, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन का ऑप्शन ई है, तो आपको ध्यान से बनाना होगा, तभी आपके अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। देखिए क्वेश्चन 14 है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो ये थे आपका गिरिव्रज। कौन थे, गिरिव्रज थी, ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन 15 है कि उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो ये आपका मेगास्थनीज के इंडिका में है, यानी मेगास्थनीज के इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन है कि मदद अमास मुगल प्रशासन में किससे संबंधित था। ये थे ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व यानी मुक्त भूमि, ऑप्शन आपका बी होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन आपका 17 है। क्वेश्चन 17 है कि पूना पैक्ट यानी पूना समझौता का उद्देश्य क्या था। तो पूना पैक्ट का मुख्य उद्देश्य था यानी दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व। क्या था, दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व। या किसके बीच हुआ था, तो ये महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन है कि जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था। देखिए इसका भी आंसर होगा आपका ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका आसान है, लेकिन आपको याद होना चाहिए पूरी तरह से, तभी आपका सही हो पाएगा। तो जंतर मंतर का निर्माण क्या था, जयपुर के महाराज
जय सिंह ने, किसने किया था? जयपुर के महाराज जय सिंह द्वितीय ने किया था। जय सिंह द्वितीय ने किया था जंतर मंतर का निर्माण। तो क्या होगा आपका? ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन है कि वंदे मातरम के रचनाकार कौन थे? तो ये थे आपका बंकिम चटर्जी। ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन 20 है कि क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 ईस्वी में अमेरिका का महान खोजकर्ता किस देश द्वारा वित्त पोषित किया गया था? यानी वो किस देश के थे? तो ये थे आपका स्पेन निवासी। कहाँ के थे? स्पेन निवासी थे कोलंबस, जो 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन है कि बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है, किससे संबंधित है? ये आपका है यानी बोस्टन टी पार्टी अमेरिकी का स्वतंत्रता संग्राम से। ऑप्शन आपका ये होगा। ये सभी क्वेश्चन आपका देखिए एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। आपका क्लास 9 10th का यदि आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो सभी आपका क्वेश्चन क्लास 9 10th का ही है। बोस्टन टी पार्टी आप क्लास 10th में पढ़े होंगे। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, तो यही सब का क्वेश्चन है। तो ऐसा मत समझिए कि हिस्ट्री तो आपका इंडियन हिस्ट्री से ही आपका क्वेश्चन रहेगा, वर्ल्ड हिस्ट्री से भी आपका क्वेश्चन रहेगा। आप देख सकते हैं आपका वर्ल्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चन है, तो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ना होगा। देखिए आपका क्वेश्चन 22 है। इसको देखिए आपका है कि अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? क्योंकि 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिका स्वतंत्र हुआ था। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा कि अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा, यानी 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिका स्वतंत्र हुआ था। देखिए अमेरिका पर भी इंग्लैंड का शासन था, यानी अंग्रेज का शासन था, तो अंग्रेज से वह 4 जुलाई 1776 ईस्वी को ही आज़ाद हो गया था, इसीलिए इसके लिए वह महत्वपूर्ण है। तो आप देख सकते हैं आपका ये भी क्या है? तो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से ही क्वेश्चन है। देखिए आपका क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो लुईस 16वां था। ये भी क्वेश्चन आपका क्लास 10th का ही है। यदि आप सही से क्लास 10th का एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो सभी क्वेश्चन आपका ये क्लास 10th का ही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन आपका 24 है। क्वेश्चन आपका है कि औद्योगिक क्रांति के दौरान सूती वस्त्र उद्योग में क्रांति लाने वाली स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो ये क्या था आपका? जेम्स हरगिब्स ने। किसने किया था? जेम्स हरगिब्स ने किया था। ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन 25 है कि 1831 में यंग इटली मूवमेंट जिसका उद्देश्य था गणतंत्र स्थापित करना, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? आप ये भी क्लास 10th में पढ़े होंगे कि यंग इटली किसने शुरू किया था? मेंजनी ने। किसने? मेंजनी ने। आप देखिए आपका मेंजनी किसी ऑप्शन में नहीं है, तो यंग इटली आप लोग याद किए होंगे क्लास 10th में कि यंग इटली मूवमेंट किसने शुरू किया था? मेंजनी ने किया था। आप देखिए किसी भी ऑप्शन में आपका मेंजनी नहीं है। क्वेश्चन तो है आपका बहुत आसान है, लेकिन आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ई होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार कौन था जो रक्त एवं लौह की नीति पर विश्वास करता था? तो ये था आपका ऑटोमन बिस्मार्क ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 27 है। क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध में नवंबर 1941 में अमेरिका के प्रवेश का मुख्य कारण क्या था? यानी द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने नवंबर 1941 में क्यों आ गया? क्योंकि देखिए इसका भी ऑप्शन नहीं है। क्योंकि जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर दिया था। इसी कारण से अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में आना पड़ा। तभी तो अमेरिका ने जापान पर यानी 6 अगस्त और 9 अगस्त 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर बम गिराया था। इसी कारण से यानी जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर दिया था। इसी कारण से अमेरिका को यानी द्वितीय विश्व युद्ध में आना पड़ा। तो क्या होगा आपका? ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही होगा। क्वेश्चन देखिए आपका 28 है। ये भी आपका क्या है? वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि जब मार्को पोलो ने चीन का दौरा किया था तब वहाँ का शासक कौन था? ये थे आपका कुबलई खान। कौन थे? कुबलई खान थे। ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेज बस्ती कौन थी? तो ये था आपका जेम्स टाउन। कौन थे? जेम्स टाउन थे। तो ये सभी आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। 30 है। क्वेश्चन है कि टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है? टेनिस कोर्ट की शपथ
किस क्रांति से संबंधित है? तो ये होगा फ्रांसीसी क्रांति। चलिए ऑप्शन देखते हैं, आपका ऑप्शन कहाँ है? तो ऑप्शन आपका सी में है, फ्रांसीसी क्रांति। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 31 है। क्वेश्चन 31 है कि मित्र राष्ट्रों ने सेवर्स की संधि, देखिए मित्र राष्ट्रों ने सेवर्स की संधि किस देश के साथ की थी? तो ये आपका तुर्की के साथ की थी। ऑप्शन आपका बी होगा। देखिए ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने सेवर्स की संधि तुर्की के साथ किया था। ठीक है, ऑप्शन आपका बी होगा। ये सभी आप क्लास 10 में पढ़ेंगे क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन का 32 है। क्वेश्चन है कि 1733 में फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? ये क्या था आपका? जॉन के ने। किसने किया था? जॉन के ने किया था। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन है कि किस संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई? किस संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, वेस्टफेलिया की संधि। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन है कि पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये क्या था आपका? यानी ऑरलैंडो ने। किसने कहा था? ऑरलैंडो ने। किसने कहा था? ऑरलैंडो ने किया था। तो आप देख सकते हैं आपका कि इंडियन हिस्ट्री से ज़्यादा आपका वर्ल्ड हिस्ट्री ही क्वेश्चन पूछा गया है। इंडियन हिस्ट्री से ज़्यादा आपका वर्ल्ड हिस्ट्री से ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़िए, एनसीईआरटी ले लीजिए और आप क्लास 9 to 10 का आप अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। आपका इसी 9 to 10 से आपका क्वेश्चन सभी बन जाएंगे, क्योंकि आपका यहीं से क्वेश्चन है। ठीक है, 35 है। क्वेश्चन आपका है कि वैंकूवर जाने के लिए कोमागाटामारू जहाज़ किराए पर किसने लिया था? तो गुरमीत सिंह ने लिया था। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी होगा। देखिए इस जहाज़ में टोटल 376 यात्री थे। याद रखिएगा, इस जहाज़ में टोटल 376 यात्री थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन आपका है कि शोर कमेटी की स्थापना से कौन संबंधित नहीं थे? तो आपका देखिए हुसैन रहीम थे, बलवंत सिंह थे, लेकिन ये भगवान सिंह नहीं थे। क्या होगा आपका? ऑप्शन सी होगा। अब देखिए आपका हिस्ट्री में यहाँ से आपका 36 के आगे यानी 4 क्वेश्चन आपका और रहता है, 40 क्वेश्चन आपका रहता है। तो 4 क्वेश्चन आपका यहाँ पर थोड़ा पीडीएफ बनाने में मिस हो गया है। तो आपको हम जब अगले वीडियो बनाएंगे ज्योग्राफी का, तो उसमें आपको 4 क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, फिलहाल चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपका यहाँ से आपका पॉलिटी स्टार्ट है। ठीक है, यहाँ से आपका पॉलिटी स्टार्ट है। देखिए पॉलिटी में आपका क्वेश्चन फर्स्ट है। क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है? तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना ये आपका अमेरिकी संविधान से लिया गया है, जबकि इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। देखिए दोनों चीज़ में अंतर है आपका, दोनों में आपका अंतर है। प्रस्तावना आपका लिया है अमेरिका से, लेकिन प्रस्तावना की भाषा लिया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो आपका क्या होगा? इसका आंसर होगा फिलहाल आपका अमेरिका। तो अमेरिका आपका किसी ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए क्या होगा? आपका ऑप्शन ई होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, देखिए आपका क्वेश्चन सेकंड देखिए क्या है। क्वेश्चन आपका सेकंड है कि अधिकतम निर्वाचन क्षेत्र वाले राज्यों को उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या कर रहा है? अधिकतम निर्वाचन क्षेत्रों वाले राज्यों को उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए, तो करा उसको बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना आपको। अब देखिए बढ़ते हुए क्रम क्या होता है? आपका सबसे अधिक वाला क्या होगा? फर्स्ट में आपका सबसे अधिक वाला यहाँ होगा लास्ट में। आपका देखिए आपका क्या? उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर पश्चिम बंगाल, फिर बिहार। तो आपका घटते हुए क्रम हो गया ना। ऑप्शन ए जो है घटते हुए क्रम हो गया। बी में भी आपका इसी तरह से कुछ है, सी में आपका इसी तरह से कुछ है। तो आपका नहीं ए होगा, नहीं बी होगा, नहीं सी होगा। इसका आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन ई होगा, क्योंकि करा बढ़ते हुए क्रम में। तो बढ़ते हुए क्रम में हम क्या करते हैं? पहले बिहार लेते हैं। ठीक, जैसे आपका ऑप्शन के अनुसार करें, फिर आपका क्या है? पश्चिम बंगाल लेते हैं, फिर क्या था? महाराष्ट्र लेते हैं, फिर आपका उत्तर प्रदेश लेते हैं। ये आपका हुआ बढ़ते हुए क्रम में। तो किसी भी आपका ऑप्शन में बढ़ते हुए क्रम में नहीं है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन थर्ड है कि क्यों लोकतंत्र सरकार एक बेहतर प्रारूप है? कहा क्यों लोकतंत्र सरकार एक बेहतर प्रारूप है? तो देखिए ऑप्शन ए होगा, यह अधिक उत्तरदायी है। बिल्कुल सही है। आपका बी है कि इसमें निर्णय लेने की विशेषता है। ये भी आपका सही है। सी है कि यह मतभेद एवं संघर्ष का निपटारा करता है। देखिए ये भी एक तरह से आपका सही है। इसका आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या होगा आपका आंसर? आपका डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 है कि राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निस्तारण
किसके सलाह से करता है? तो राष्ट्रपति अपने अधिकारों का प्रयोग यानी ये मंत्रिपरिषद के सलाह पर करते हैं। राष्ट्रपति अपने अधिकारों का प्रयोग मंत्रिपरिषद के सलाह पर करते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका ये होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन है कि दल बदल विरोधी कानून क्या सुझाव देता है? अब देखिए, दल बदल विरोधी कानून क्या सुझाव देता है? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कि पार्टियों को बदलने से रोकने के लिए संशोधन। देखिए, आपका दल बदल अधिनियम ये आपका यानी 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। याद रखिए, दल बदल अधिनियम ये 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। और ये कब जोड़ा गया? याद रखिए, ये 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसे संविधान में जोड़ा गया है। तो याद रखिए, आपका ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। ठीक, क्वेश्चन का 6 है। क्वेश्चन है कि किसका कथन है कि लोकतांत्रिक सरकार जनता के लिए एवं जनता के द्वारा चुना जाता है? ये आपका है अब्राहम लिंकन का। या किसने कहा है? यह अब्राहम लिंकन ने कहा है। ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन जो 1 अप्रैल 2010 को प्रभाव में आया किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो ये आप देखिए, ये आपका स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका बी होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 86वें संविधान संशोधन, याद रखिए 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे यानी अनुच्छेद 21 के ए में जोड़ा गया है। इसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो ये आपका क्या है किसमें? तो आपका अनुच्छेद 21 के ए में है। तो इसे भी आप याद रखिए। ठीक, क्वेश्चन आपका 8 है। क्वेश्चन 8 है कि किस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में निहित हुए यानी जोड़ा गया है? तो आपको कितना बार बता चुके हैं, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य को भाग 4 के ए में जोड़ा गया है और आपका अनुच्छेद 51 के ए में जोड़ा गया है। इसे भी याद रखिए। और ये मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। इससे भी आप याद रखिए। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 9 है कि इनमें से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो देखिए, शरद चंद्र बोस ये भी थे, सरोजिनी नायडू ये भी सदस्य थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये भी सदस्य थे। इसका आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन आपका 10 है। क्वेश्चन कह रहा है कि धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आप ध्यान दीजिए, कर धन विधेयक के बारे में कौन सा कथन असत्य है? आपको पता होना चाहिए कि धन विधेयक का उल्लेख आपका संविधान का अनुच्छेद 110 में किया गया है। और धन विधेयक को यानी लोकसभा में लाने से पहले राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने चाहिए, राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और धन विधेयक है या नहीं इसका प्रमाण कौन करता है? तो लोकसभा का स्पीकर करता है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो ये चलिए, ये आपका 3-4 बात है। चलिए हम देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन 1 है कि यह वित्तीय मामले से संबंधित है, बिल्कुल सही है। आपका 2 है यह केवल लोकसभा में प्रस्तावित होता है, ये भी सही है। और देखिए, धन विधेयक को केवल आप लोकसभा में पहले ला सकते हैं, पहले आप राज्यसभा में नहीं ला सकते हैं। एक चीज़ और याद रखिए कि धन विधेयक को राज्यसभा मात्र 14 दिन तक ही रोक सकता है। ठीक है, 14 दिन तक ही रोक सकता है। चलिए आगे देखते हैं ऑप्शन कि यह केवल राज्यसभा में प्रस्तावित है। तो ये आपका गलत है। ठीक है, 3 आपका गलत है। 4 है कि इसकी प्रकृति पर सभापति द्वारा प्रमाण की आवश्यकता होती है। ये भी आपका सही है। देखिए, प्रमाण कौन करता है? तो स्पीकर करता है कि आखिर यह धन विधेयक है या नहीं, यह प्रमाण स्पीकर करता है, ये लोकसभा का स्पीकर करता है। तो आपका देखिए, कौन सा कथन असत्य है? इसमें आपका केवल 3 जो ऑप्शन है वो आपका क्या है? गलत है। केवल 3 जो है आपका जो स्टेटमेंट है वो आपका गलत है। तो चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। आपका देखिए ऑप्शन ए में क्या है? 1 2 3 4। तो 1 तो सही है, आपका 2 सही है, लेकिन 3 ये तो गलत है ना, केवल 1 तो नहीं है आपका, ये भी नहीं होगा। अब देखिए, इसमें भी आपका क्या है? 2 4 भी है, तो 2 4 तो आपका सही है, ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए आपका 1 4 भी है, तो 1 4 तो आपका सही है, ये भी नहीं होगा। यानी आपका नहीं ए होगा, नहीं बी होगा, नहीं सी होगा, तो क्या होगा? ऑप्शन आपका ई होगा, ऊपर में से कोई नहीं। तो आप देख सकते हैं आपका किस तरह से क्वेश्चन को आपको फंसाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आपका 11 है। क्वेश्चन 11 है कि भारतीय उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में कब आया? अब देखिए, यह आया है आपका 28 जनवरी 1950 को। भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुआ है। अब देखिए, किसी भी ऑप्शन में है 28 जनवरी 1950? नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन ई होगा।
ऑप्शन ई होगा। तो भाई साहब आपका ऑप्शन ई ही एग्जाम में घुरा देंगे। तो अभी से आप ऑप्शन ई पर पकड़ बनाइए, क्योंकि जब तक आपको करेक्ट याद नहीं रहेगा तब तक आप ऑप्शन ई नहीं लगा सकते हैं। आपको करेक्ट यहाँ पर याद होना चाहिए कि 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ था, अस्तित्व में आया था। आपका किसी ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन क्या होगा, ई होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन का आपका ऑप्शन ई है, तो ध्यान से आप क्वेश्चन को बनाइएगा। क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन 12 है कि लोक अदालत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है यह एक सस्ती न्यायिक सेवा है, बिल्कुल सही है। 2 है यह एकल पेशी पर विवाद निवारण करता है, यह भी सही है। 3 है यह त्वरित न्याय देता है, ये भी सही है आपका। 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है आपका। चलिए आगे देखते हैं। 4th है कि सेवानिवृत्त जज लोक अदालत चलाता है, ये भी आपका सही है, 4 भी सही है, ठीक। 5 है यह सर्वोच्च न्यायालय है, तो ये आपका गलत है, ये सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। तो आपका 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, 4 सही है। तो 1 2 3 4 किस में, ऑप्शन सी में है। तो 1 2 3 4 इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन है कि विश्व के किस देश द्वारा 1948 से 89 के बीच मध्य रंग भेद का एक आधिकारिक नीति के पालन एक आधिकारिक नीति की तरह पालन किया गया है। तो ये आपका रंग भेद आपका नीति ये आपका दक्षिण अफ्रीका में चल रहा था। ऑप्शन आपका ए होगा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका 14 है। क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय वोटर दिवस कब मनाते हैं, यानी मतदाता दिवस। याद रखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाते हैं। कब, 25 जनवरी को मनाते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, 25 जनवरी। क्वेश्चन देखा आपका 15 है। क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में कौन सा कथन असत्य है, यानी यूएनओ के बारे में आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है। वो भी यूएनओ को सुरक्षा परिषद के बारे में आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि सुरक्षा परिषद में आपका कितना टोटल आपका 15 सदस्य है, जिसमें से आपका 5 सदस्य क्या है, अस्थायी है, और आपका 10 सदस्य क्या है, तो ये अस्थायी है, जो आपका प्रत्येक 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही है। लेकिन कह रहा है कौन सा कथन असत्य है, ध्यान दीजिए, कौन सा कथन आपको गलत है। तो ये तो आपका सही है, तो ये आपका आंसर होगा नहीं। बी है कि प्रत्येक अस्थायी सदस्य के पास वीटो शक्ति होती है, ये भी सही है, ये भी सही है। सी है कि IMF एवं विश्व बैंक इसकी निधिकरण एजेंसियाँ है, तो ये आपका गलत है। देखिए सी ऑप्शन आपका गलत है। तो आप देखिए आपको इसको निधि कहाँ से मिलता है, तो जो भी इसका सदस्य है उसी देश से उसके निधि मिलता है। तो आपका ऑप्शन सी क्या है, गलत है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन है कि चुनावी कदाचारों पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिवादित है। ऑप्शन ए है कि सत्तारूढ़ दल द्वारा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग। तो देखिए यदि आप सत्तारूढ़ दल यदि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हैं तो ये क्या है, चुनावी कदाचार में आप नहीं है, यानी आपका ऑप्शन ये भी होगा। आपका बी है कि वोटरों को धमकाने में अत्यधिक धन का प्रयोग, ये भी आपका होना चाहिए। इसका आंसर मेरे अनुसार होना चाहिए आपका ऑप्शन डी होना चाहिए, उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का 17 है। क्वेश्चन 17 है कि मंडल आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों में सामाजिक एवं शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्गों को कितने प्रतिशत आरक्षण की संतुष्टि की थी। तो होगा 17%, 17 नहीं होगा आपका 27%, तो 27% आरक्षण, यानी OBC को 27% आरक्षण का यानी सिफारिश मंडल आयोग ने किया था। तो क्या होगा आपका ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा 27%। क्वेश्चन आपका 18 है। क्वेश्चन 18 है कि कौन सा मौलिक अधिकार संविधान का हृदय एवं आत्मा कहलाता है। देखिए अनुच्छेद 32 को याद रखिए, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसे संविधान का आत्मा कहा था। तो आपका देखिए अनुच्छेद 32 में क्या है, तो अनुच्छेद 32 में आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आप देखिए किसी ऑप्शन में नहीं है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो इससे क्या आपका ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन करा आपका कि कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष है, यानी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष है। देखिए आपका इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, ऐसा आपका कोई भी इसमें नहीं है। देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये आपका सबके लिए आपका 25 से क्या है, 25 से आपका धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 में है, ठीक है। फिर आपका है स्वतंत्रता का अधिकार ये आपका 1982 में है। फिर आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये आपका अनुच्छेद 32 में है। तो देखिए अल्पसंख्यकों के लिए आपका अल्पसंख्यकों का वर्णन आपका अनुच्छेद किस में, 29 में है।
अनुच्छेद 29 में है। आपका इसका वर्णन किसी में नहीं है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। अब अनुच्छेद 29 में क्या है, तो अनुच्छेद 29 में लिखा गया है कि अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा, अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा, ये आपका इसका वर्णन किस में, अनुच्छेद 29 में है। तो आपका किसी ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आपका 20 है। क्वेश्चन 20 है कि संविधान सभा के बारे में कौन सा सही नहीं है। संविधान सभा के बारे में कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए है कि इसमें 300 से अधिक सदस्य थे, बिल्कुल सही है। आपका बी है कि जुलाई 1946 में इसकी प्रथम सभा हुई थी, यही आपका गलत है। जुलाई 1946 में नहीं, ये आपका 9 दिसंबर, आपको याद होगा कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, लेकिन आपका ऑप्शन बी जो है वो गलत है। याद रखिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसमें संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, ध्यान दीजिए, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। उसके 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। तो ये आपका दिसंबर में हुआ था, 9 की जुलाई में। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, जो आपका गलत है। ऑप्शन बी होगा, जो आपका गलत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बेल्जियम मॉडल का तत्व नहीं है। बेल्जियम मॉडल का तत्व नहीं है। आप देखिए आपका यहाँ से क्या है, तो आपका वर्ल्ड है। पॉलिटी भी आपका वर्ल्ड से क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन 21 है, देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा बेल्जियम मॉडल का तत्व नहीं है। ऑप्शन ए है कि बेल्जियम की एक सरकार जिसमें फ्रेंच और डच भाषी दोनों समुदाय का समान प्रतिनिधित्व होगा, ये भी आपका सही है। आपका बी है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं है, ये भी सही है। आपका देखिए इसमें आपका ए भी सही है, बी भी सही है और आपका सी भी सही है। कोई भी ऐसा कथन नहीं है जो आपका गलत है। तो क्या होगा, आपका ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन 22 है कि सिंहली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए किस वर्ष श्रीलंका में एक अधिनियम पारित किया गया था। तो ये 1956 में किया गया था। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन 23 है कि पावर शेयरिंग के बारे में कौन सा कथन गलत है। ध्यान दीजिए, करा है पावर शेयरिंग के बारे में कौन सा कथन आपका गलत है। गलत कथन को आपको चुनना है। ठीक है, देखिए आपका ऑप्शन ए में है कि सत्ता सरकार के विभिन्न अंगों के बीच साझा की जाती है, ये आपका सही है। बी है कि सत्ता विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच साझा की जा सकती है, ये भी सही है। आपका सी है कि प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में शक्ति बंटवारे की आवश्यकता होती है, भले ही वो छोटा हो या सामाजिक विभाजन न हो सके, ये भी आपका सही है। ए भी सही है, बी भी सही है, आपका सी भी सही है। यानी आपका कोई भी कथन ऐसा नहीं है जो आपका गलत है, इसीलिए इसका भी आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है। कौन सा विषय है जो समवर्ती सूची में शामिल है। तो आपको पता होना चाहिए कि समवर्ती सूची के विषय पर यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। तो ये आपका ये है जंगल यानी वन, जंगल वन, ये आपका क्या है, समवर्ती सूची में। शिक्षा भी किस में है, समवर्ती सूची के विषय शिक्षा भी है। तो शिक्षा भी आपका समवर्ती सूची का विषय है, वन भी समवर्ती सूची का विषय है। तो क्या होगा आपका आंसर, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, देखिए आपका कृषि राज्य सूची का विषय है, पुलिस भी राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन 25 है कि निम्न में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे कम है। तो ये आपका चीन में है। चीन में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे कम है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन कर रहा है कि समान परिश्रमिक अधिनियम 1976 क्या प्रदान करता है। तो ये क्या प्रदान करता है, इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी कि सभी लिंगों के लिए समान वेतन, ऑप्शन आपका बी होगा। ठीक, क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन 27 है कि महात्मा गांधी कहा करते थे कि किसको राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता है। तो महात्मा गांधी कहते थे कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं कर सकते हैं, यह कहा था महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन देखिए 28 है। क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन आपका है कि लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। लोकतंत्र के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन आपका ए है कि लोकतंत्र अक्सर
ज़रूरतों को विफल करता है, ये आपका गलत है। बी है लोकतंत्र भ्रष्टाचार रहित है। ऑप्शन सी है लोकतंत्र अनियमित है। लोकतंत्र अनियमित है। देखिए इसका आंसर आपका होना चाहिए ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, कोई भी कथन आपका सही नहीं है। आंसर ई होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन आपका 29 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका राजनीतिक दलों द्वारा नहीं निभाई जाती है, यानी कौन सा कार्य राजनीतिक दल का नहीं है। ऑप्शन ए है कि यह देश के लिए कानून बनाते हैं, बिल्कुल सही है। जब जिस पार्टी का बहुमत मिलता है वो पार्टी सरकार बनाती है, तो सरकार जब बनाती है तो वो कानून भी बनाती है संसद के थ्रू, तो ये भी आपका सही है ऑप्शन ए। बी है कि एक पार्टी दूसरे की सरकार बनाने में सहयोग करती है, बिल्कुल सही है, गठबंधन भी होता है। यदि किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो वो गठबंधन करते हैं, जैसे बिहार में भी है। बिहार में भी आपका जदयू और आरजेडी का क्या है, गठबंधन है। तो आपका यानी ये बी भी सही है। सी है कि उनके विचारों और मत समान हो सकते हैं सभी मुद्दों पर, ये गलत है। देखिए कभी भी दो पार्टी का मत सभी मुद्दों पर समान नहीं हो सकती है, तो ये आपका ऑप्शन सी क्या है, तो ये आपका गलत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन आपका 30 है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक राज्य पार्टी बनने के लिए एक पार्टी की राज्य की विधानसभा के चुनाव में कुल वोटों का कम से कम सुरक्षित करना होगा, यानी कितना वोट, तो ये 6%। याद रखिए कम से कम राज्य के विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% वोट वो यदि प्राप्त कर लेते हैं तो वो राज्य यानी एक राज्य पार्टी के जो दर्जा उसको मिल जाएगा उस पार्टी को। तो एक राज्य पार्टी के दर्जा पाने के लिए उसे कम से कम विधानसभा चुनाव में 6% वोट लाना होगा। ठीक है, ऑप्शन आपका ये होगा। क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन 31 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश एक साथ आने वाले संघ के अंतर्गत आता है, तो ये आपका स्विट्जरलैंड है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन है कि जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम शक्तियों का विकेंद्रीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, शक्तियों का विकेंद्रीकरण कहते हैं। ऑप्शन आपका ये होगा। जैसे आपका पंचायती राज व्यवस्था है, तो ये क्या है, शक्ति का विकेंद्रीकरण का उदाहरण है। क्वेश्चन आपका 33 है। क्वेश्चन आपका 33 है। क्वेश्चन आपका 33 है। क्वेश्चन कर रहा है कि काली शक्ति यानी ब्लैक पावर आंदोलन उभरा। ब्लैक पावर आंदोलन उभरा, देखिए आपका 33 को हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1966 में। कहाँ पर हुआ था, ये आपका अमेरिका में हुआ था। ठीक है, अमेरिका में। ऑप्शन बी होगा 1966। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है, ये आपका अनुच्छेद 324 है। 324 में भारतीय निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है, ये आपका मुकदमे और कार्यवाही से संबंधित है। देखिए यह क्वेश्चन आपका इस बार यानी बीपीएससी शिक्षक भर्ती में पूछा गया है, लेकिन यही क्वेश्चन आपका 66 बीपीएससी में भी पूछा गया था। 66 बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था, इसीलिए कहता है आपको बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक को आप बनाइए, बहुत आपको हेल्पफुल होंगे। ठीक है, बहुत आपको हेल्प करेंगे। ठीक, क्वेश्चन आपका 36 है। क्वेश्चन 36 है कि एक भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होते हैं, यानी एक बार यदि भारत के राष्ट्रपति कितने बार वो चुनाव लड़ सकते हैं, कितने बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, तो भाई ऐसा लिमिट भारत में नहीं है, वो इन्फिनिट बार ये बन सकते हैं, यानी अनंत बार भी वो राष्ट्रपति बन सकते हैं यदि वो चुनाव जीत जाते हैं। तो प्रधानमंत्री भी ऐसा ही है, तो अनंत बार वो यानी इसका अनलिमिटेड है, उसका लिए कोई लिमिट नहीं लगा है। तो ये ऑप्शन 1 बार 2 बार 3 बार ये सब कुछ नहीं होगा। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन क्या होगा, देखिए ऑप्शन चलिए देखते हैं, ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारत में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री वह कितने बार भी बन सकते हैं यदि उसे बहुमत मिलता है तो ये लिमिट भारत में नहीं लगा है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, अमेरिका में देखिए, अमेरिका में ऐसा है कि अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति मैक्सिमम 2 बार बन सकते हैं, यानी अमेरिका में ऐसा है कि कोई भी राष्ट्रपति मैक्सिमम 2 बार ही बन सकता है, तीसरे बार वो नहीं बन सकते, भले ही आपको जनता चुनाव में जिता देते हैं फिर भी आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। तो वहाँ पर अमेरिका में ऐसा है कि मात्र कोई भी राष्ट्रपति 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन ऐसा केस भारत में नहीं है। क्वेश्चन देखिए 37 है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा, ये तो सबको पता होगा, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, सबको याद ही रहता है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन है कि लोकसभा में प्रथम महिला सभापति कौन थे, तो ये थे मीरा कुमार,
ऑप्शन सी होगा। ये बिहार की रहने वाली है, ठीक है, बिहार की रहने वाली है। देखिए लोकसभा के प्रथम महिला सभापति कौन थे? मीरा कुमार, ऑप्शन सी होगा। अभी कौन है? अभी लोकसभा के स्पीकर कौन है? तो ओम बिरला, याद रखिएगा ओम बिरला है। क्वेश्चन 39 है, क्वेश्चन है कि किस वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में की गई थी। अब देखिए किसी ऑप्शन में है? नहीं है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई होगा। क्वेश्चन 40 है, क्वेश्चन 40 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति को किसकी घोषणा करने का अधिकार है? ये वित्तीय आपातकाल। देखिए अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है, तो ऑप्शन आपका ये होगा। हालांकि आपका भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल एक बार भी लागू नहीं हुआ है, इस बात को आप ध्यान रखिए, ठीक है। अब देखिए ये था आपका यानी हिस्ट्री, ध्यान दीजिए ये आपका क्वेश्चन था हिस्ट्री और पॉलिटी से आपका इस बार जो बीपीएससी में पूछा गया पेपर है, तो ये आपका पेपर था। अब देखिए आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको कल जो लेकर आएंगे उसमें आपका ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन पूछा है, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स से जो भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है उससे हम आपको कल हल करेंगे। तो देखिए आप क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, आपका क्वेश्चन किस लेवल का है, यानी किस लेवल का है और आपका तैयारी किस लेवल का है, ठीक है। इसीलिए देखिए अब इस बार आपका पेपर ऐसे पूछा गया है, ठीक है। आप देख लीजिए 1 to 5 का जगह पेपर कैसा था, इससे बहुत हार्ड था 1 to 5 का, बहुत हार्ड। तो ऐसा क्यों है 1 to 5 में इतना हार्ड है और 9 to 10 में इसे आसान दिया है? इसलिए दिया है कि 9 to 10 में आपका स्टूडेंट कम था लेकिन 1 to 5 में स्टूडेंट ज़्यादा था। तो इस बार ऐसा होगा कि इस बार भी आपका 9 to 10 में स्टूडेंट अधिक रहेगा, कम नहीं रहेगा इस बार। तो ये जो सोच कर चलिए कि इस बार आपका 9 to 10 में स्टूडेंट अधिक रहेगा तो क्या होगा, इस बार पेपर इससे भी हार्ड आएगा, आसान नहीं आएगा। ये ध्यान आप दिमाग में बैठा लीजिए, इससे आपका इस तरह क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे हार्ड ही आएगा, आसान नहीं आएगा। क्योंकि 9 to 10 में इस बार कंपटीशन बढ़ने वाला है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस बार STET पास किया है। आप देख रहे हैं STET में 90% रिजल्ट दिया है। आप चाहे पढ़ के गए एग्जाम देने के लिए और चाहे आप बिना पढ़ कर गए एग्जाम देने के लिए, सभी का रिजल्ट है। तो ये सब कहाँ जाएंगे? सभी इसमें फाइट करेंगे और सभी तैयारी में लग गया अभी से। तो आप भी अभी से तैयारी करने में लग जाइए और डेली आप एक प्रैक्टिस सेट आप लगाइए। आपको हम एक प्रैक्टिस सेट आपको डेली करवाएंगे इसी चैनल पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जो भी आपको दोस्त है तैयारी कर रहे हैं उसको शेयर कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।